खुल चुके थे। और तो और सरवना भवन की हर दुकान पर पी राजगोपाल ने अपने ज्योतिषी महाराज की तस्वीर भी लगा रखी थी, ये बताने के लिए कि आज उसके पास जो कुछ भी है वो सब महाराज की कृपा की वजह से ही है। इसी तरह ज्योतिषी की बात मानते हुए पी राजगोपाल अपना व्यापार बढ़ाते जा रहे थे। वहीं सरवना भवन कुछ ऐसा दौड़ा कि अब देश के एक से बढ़कर एक आदमी भी राजगोपाल को जानता था, चाहे वो अभिनेता हो, नेता या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो। उसके पास पैसा, प्रॉपर्टी, महंगी गाड़ियां सब कुछ हो गई थी, किसी चीज की कोई कमी न रही। और अब किराना स्टोर चलाने वाले पी राजगोपाल पूरे देश में डोसा किंग के नाम से मशहूर हो चुके थे। और अब इस डोसा किंग को देश के बाहर जाना था। तो साल 2000 में उन्होंने विदेश में अपनी सबसे पहले जो आउटलेट खोली वो थी दुबई में। उसके बाद देखते ही देखते राजगोपाल ने सरवना भवन की और भी देशों में ब्रांचेस खोली, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, सऊदी अरब, ओमान, कतर, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, पेरिस, जर्मनी और लगभग 22 देशों में ये खुल गए। मतलब अब चेन्नई से लेकर अमेरिका तक सरवना भवन की धूम थी। फिर ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन शुरू में ज्योतिषी महाराज ने राजगोपाल को यह भी भविष्यवाणी की थी कि वो देश का न सिर्फ मशहूर आदमी बनेगा बल्कि बहुत ही अमीर आदमी भी बन सकता है, बस उसे एक और शादी करने की जरूरत थी। अब तक राजगोपाल ने 2 शादियां की थी और दोनों ही शादियां किसी वजह से लंबी नहीं चल पाई थी और उन 2 शादियों से पी राजगोपाल के 2 लड़के हुए। मगर अब ज्योतिष ने जैसे ही राजगोपाल को तीसरी शादी करने की सलाह दी, उसी बीच कोई ऐसा राजगोपाल की नजर में आता है जिसके बाद राजगोपाल की दुनिया पूरी तरह से बदल जाने वाली थी। और अब कहानी में आने वाला था एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में शायद ही महाराज जी ने भविष्यवाणी की हो। सब कुछ अच्छा चल रहा है और अब ज्योतिष की हर बात वो अंधों की तरह मानने लगा था और उसने डिसाइड कर लिया कि जैसे अब तक ज्योतिष महाराज की हर बात सच ही निकली है, ये भी सच ही होगी, तो अब वो तीसरी शादी भी करेगा। वहीं दूसरी तरफ राजगोपाल की सरवना भवन की मलेशिया ब्रांच में एक आदमी जो असिस्टेंट मैनेजर था, उसकी 22 साल की बेटी जीव ज्योति राजगोपाल के पास आती है और बताती है कि पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर उसने प्रिंस संत कुमार से, जो कि पेशे से एक टीचर है, उससे लव मैरिज कर ली है और अब वो अपना एक ट्रेवल एजेंसी खोलना चाहती है उसे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जीवन ज्योति ये जानती थी कि राजगोपाल काफी हेल्पफुल किस्म के आदमी हैं। अक्सर उनके कई लोगों को मदद करने की बातें उसने सुन रखी थी, तो उसी उम्मीद से वो अब राजगोपाल के पास आई थी ताकि वो उनकी कुछ पैसों की मदद से अपनी ट्रेवल एजेंसी खोल सके। लेकिन उसी वक्त राजगोपाल उर्फ अन्ना छी इस लड़की को पहली नजर में पसंद करने लगते हैं और मन ही मन वो ये भी तय कर लेते हैं कि वो इसी लड़की से तीसरी शादी करेंगे, ये जानते हुए भी कि उस लड़की ने लव मैरिज की है। फिर राजगोपाल उसे पैसों से मदद करने को राजी हो जाते हैं और ये सुन के लड़की काफी खुश होती है और अपने घर को निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसे वहां एक महंगा गिफ्ट रखा नजर आता है और गिफ्ट भेजने वाले का नाम लिखा होता है पी राजगोपाल। वो काफी खुश होती है और अपने पति से कहती है कि देखो राजगोपाल जी कितने अच्छे हैं और उसकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जीवन ज्योति को कहां पता था कि राजगोपाल ने उसको लेकर मन ही मन अपनी तीसरी शादी के ख्याल बुन लिए थे। अब ये सिलसिला यूं नहीं रुकने वाला था और आगे बढ़ने वाला था, यहाँ तक कि अब जीवन ज्योति को एक बड़ा झटका भी लगने वाला था। तो आखिर ऐसा क्या झटका लगने वाला था जीवन ज्योति को? क्या राजगोपाल उसके साथ कुछ गलत करने वाला था या राजगोपाल उसकी शादी तोड़वाने वाला था? राजगोपाल अपना दिल पहली नजर में जीवन ज्योति को दे चुका था और मन ही मन उसे अपनी तीसरी बीवी बनाने के ख्वाब भी बुन चुका था। तो अब धीरे धीरे वो जीवन ज्योति को महंगे तोहफे देने लगा और फोन भी करने लगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जीवन ज्योति और उसके पति प्रिंस सनत कुमार को थोड़ा थोड़ा शक भी होता था कि भला एक मामूली से एम्प्लॉय की बेटी को इतना बड़ा आदमी डोसा किंग भला इतने महंगे गिफ्ट्स क्यों भेजेगा। और इन गिफ्ट्स भेजने के रास्ते राजगोपाल भी पति पत्नी के बीच खटास पैदा करना चाहता था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर एक दिन राजगोपाल हिम्मत जुटाते हैं और जीवन ज्योति से कुछ जरूरी बात कह के अकेले मिलने बुलाते हैं। जब जीवन ज्योति राजगोपाल से मिलने सरवना भवन जाती हैं, तो राजगोपाल अपने दिल की बात जीवन ज्योति को बताते हैं कि वो उसे पसंद करते हैं, उससे प्यार करने लगे हैं और अब वो उससे शादी करना चाहते हैं। साथ ही राजगोपाल ये भी बोलता है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में आओगी तो सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हारा पति जो चाहेगा
जितने चाहेगा मैं उसे उतने पैसे भी दे दूंगा, बस वो तुमसे अलग हो जाए। ये सुनते ही जीवन ज्योति भड़क जाती है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो पी राजगोपाल से कहती है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं शादीशुदा हूं और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। इस बात के बाद राजगोपाल ये रिजेक्शन बर्दाश्त न कर सका और फिर जीवन ज्योति को धमकाना शुरू किया। उसने उसे उसके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जीवन ज्योति पुलिस स्टेशन जाती है और उसकी कंप्लेंट दर्ज कराती है। लेकिन पुलिस उल्टा उससे कहती है कि इतने बड़े आदमी के साथ अपना नाम जोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, और उसकी बात का यकीन न करते हुए पुलिस ने उसे वहां से भगा दिया। मगर राजगोपाल की तरफ से जीवन ज्योति को परेशान करने का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि उसके पति का घर से निकलना भी दूभर हो चुका था। और एक दिन राजगोपाल कुछ ऐसा प्लान करता है जिससे जीवन ज्योति की जिंदगी में भूचाल आने वाला था। आखिर ऐसा क्या करने वाला था राजगोपाल? क्या जीवन ज्योति उसकी बात मान जाने वाली थी या फिर कोई बड़ी अनहोनी होने वाली थी? 28 सितंबर 2001 प्रिंस संत कुमार का अपहरण करवाता है और उसके तुरंत बाद जीवन ज्योति भागती हुई पुलिस के पास जाती है और मदद मांगती है। बताती है कि वो लोग बहुत समय से परेशान कर रहे हैं और वो मेरे पति को मार डालेंगे। लेकिन पुलिस इस बात को जरा भी सीरियसली नहीं लेती, यहाँ तक कि उनका बड़ा अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं देता। जीवन ज्योति रोज रोज ऐसे ही पुलिस से रहम की गुजारिश करती रही, लेकिन मदद न मिली और करीब 14 दिन बाद प्रिंस संत कुमार राजगोपाल के आदमियों की कैद से मौका देखकर भागकर घर वापस आ जाता है। और जब वो वापस आता है तो जीवन ज्योति को बताता है कि उसके साथ वहां क्या क्या हुआ। उसने बताया कि 14 दिनों तक उसे बंधक बना के रखा गया था। रोज उसे यातनाएं दी जाती थीं, खूब मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। अब प्रिंस संत कुमार कहता है कि ये लोग मुझे मार डालेंगे और हमें परेशान करना बंद नहीं करेंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। कहीं से इनके भागने की बात पी राजगोपाल तक पहुंच जाती है और वो कहता है कि भागना है तो प्रिंस संत कुमार भागे, हम जीवन ज्योति को कहीं नहीं जाने देंगे। राजगोपाल जीवन ज्योति को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव हो चुका था और अब इस भागने की खबर के बाद 18 अक्टूबर 2001 को फिर से प्रिंस संत कुमार का किडनैप होता है और इस बार फिर से उसे लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था। और वहीं पी राजगोपाल ने फिर से लड़की को शादी के लिए फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की नहीं मानी। वो बस पुलिस थाने के चक्कर लगा रही थी, उनसे उसके पति को बचाने की भीख मांग रही थी। तो क्या इस बार पुलिस जीवन ज्योति के कहने पर कोई कार्रवाई करने वाली थी या कुछ अनहोनी होनी ही थी? जब पी राजगोपाल के आदमी द्वारा प्रिंस संत कुमार का दोबारा अपहरण किया जाता है तो उसे एक सुनसान इलाके में बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जाता है। जीवन ज्योति अपने पति की जान बचाने की भीख पुलिस स्टेशन जाके लगातार मांगती रहती है, पर इस बार भी पुलिस उसकी बातों पर एक्शन नहीं लेती, न ही उसकी बातों को सीरियसली लेती है। उधर सनत कुमार को बुरी तरह से यातनाएं दी जा रही थी और वो अपना दम तोड़ देता है और उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम जाती हैं और उसकी लाश को काडाई कोनाल के टाइगर चोला के जंगलों की तरफ फेंक दिया जाता है ताकि उसे जंगली जानवर खा लें। लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि 31 अक्टूबर 2001 को वन विभाग को उसकी लाश मिलती है। फिर उसे पुलिस के पास आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजा जाता है और पता चलता है कि ये लाश प्रिंस सनत कुमार की है। अब जीवन ज्योति जानती थी कि पुलिस ने शुरू से इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं की थी और अब भी उसकी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए वो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। फिर कोर्ट का आदेश आता है मुकदमा दर्ज करने का। उधर मीडिया में भी ये खबर जोर पकड़ रही थी और फिर बहुत प्रेशर के बाद अब पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया था और अब पुलिस राजगोपाल के खिलाफ अपहरण, हत्या की साजिश और हत्या के केस के चार्जेस लगाती है। जिसके बाद 23 नवंबर 2001 को राजगोपाल चेन्नई पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। फिर 1.5 साल तक जेल में रहने के बाद 15 जुलाई 2003 को पी राजगोपाल को जमानत मिल जाती है और बाहर आते ही पी राजगोपाल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। ये बात देख जीवन ज्योति को लगता है कि मेरे पति को मार दिया और ये जमानत लेकर कितने आराम से अपनी लाइफ जी रहा है। फिर वो फैसला करती है कि वो इस मुद्दे को और ऊपर लेकर जाएगी। तो अब जीवन ज्योति क्या करने वाली थी? क्या वो अपने पति को न्याय दिला पाएगी? जब जीवन ज्योति देखती है कि पी राजगोपाल अपनी पावर का इस्तेमाल करके बेल पर बाहर आकर अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है,
तब उसे लगता है कि उसके पति को न्याय नहीं मिला है और इसके लिए वो कोर्ट के पास फिर जाती है और इस बार लोअर कोर्ट एक स्पेशल कोर्ट का गठन करने के बाद फिर से इस मामले पर सुनवाई करती है और ठीक 1 साल बाद 2004 में फैसला आता है और कोर्ट ने अपहरण, हत्या की कोशिश और हत्या के मामले में पी राजगोपाल और 5 दूसरे लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। मगर फिर भी पी राजगोपाल अक्सर किसी न किसी बहाने बेल पर बाहर आ जाता था। लेकिन जीवन ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने पति को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ती रहती है और अब वो हाई कोर्ट में अपील करती है और करीब 5 साल तक मामला हाई कोर्ट में चलता रहता है। फिर मार्च 2009 में हाई कोर्ट का भी फैसला आता है और अब राजगोपाल की मुसीबत बढ़ने वाली थी, क्योंकि इस बार कोर्ट ने दोषियों की 10-10 साल की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर 55 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। लेकिन अब पी राजगोपाल को यह सजा मंजूर नहीं थी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और अपील करता है कि उसे माफ कर दिया जाए, क्योंकि अब उसकी उम्र भी हो गई है। और मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि वो हाई कोर्ट की सजा को ही बरकरार रखने के आदेश के साथ साथ 100 दिन यानी कि 9 जुलाई 2019 तक का समय देती है सरेंडर करने का, और अगर ऐसा ना हुआ तो राजगोपाल की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन पी राजगोपाल उसके कुछ ही दिनों बाद अस्पताल में दाखिल हो जाता है और सरेंडर करने की तारीख बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है कि वो गंभीर रूप से बीमार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बार पी राजगोपाल की दलीलें सुनने को तैयार नहीं थी और उसे जेल जाने को कहती है। फिर जेल जाने के कुछ दिनों बाद ही पी राजगोपाल की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और फिर 13 जुलाई 2019 को उसकी तबीयत इस कदर खराब हो जाती है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह अन्ना ची उर्फ डोसा किंग यानी कि पी राजगोपाल का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो ऐसे सर्वना भवन के मालिक पी राजगोपाल ने ज्योतिषी, तीसरी शादी और एक कत्ल से अपनी सारी प्रतिष्ठा गंवा दी।